Good morning, dear students. We are discussing the topic basic accounting terms. बच्चों कुछ पॉइंट्स हमने कल डिस्कस किए थे और कल हमने लास्ट पॉइंट क्या डिस्कस किया था? स्टॉक। मैं आपको कह रहा था कि ओपनिंग स्टॉक होता है, क्लोजिंग स्टॉक होता है, तो उसी के रिगार्डिंग एक छोटा सा पॉइंट आपको और बता रहा हूं। देखिए मैंने बोर्ड पे क्या लिखा है? स्टॉक, और यहां पर क्या लिखा है? इन्वेंट्री। बच्चों स्टॉक का मतलब मैंने कल आपको बताया था, वैल्यू ऑफ गुड्स लाइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर, के साल के एंड में जो माल बच जाता है उसी को स्टॉक कहते हैं, क्लोजिंग स्टॉक कह देते हैं। तो स्टॉक भी कह सकते हैं, इन्वेंट्री भी कह सकते हैं, कोई खास डिफरेंस नहीं है, ठीक है। लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस जरूर है, मैं आपको बता देता हूं। बच्चों दो तरह के बिजनेस होते हैं, एक होते हैं ट्रेडिंग कंसर्न और एक होते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। आपने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा। अगर हम बात करें ट्रेडिंग कंसर्न की, बच्चों ट्रेडिंग कंसर्न समझते हो? ट्रेडिंग कंसर्न का मतलब है ऐसा बिजनेस जिसमें हम क्या करते हैं, रेडीमेड गुड्स परचेज करते हैं और फिर सेल कर देते हैं। एक होता है बच्चों मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न फैक्ट्री, जहां पे प्रोडक्शन होता है, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो दो तरह के बिजनेस होते हैं, एक ट्रेडिंग कंसर्न जो सिंपली सेल परचेज करते हैं, और एक होता है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न जहां पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, प्रोडक्शन होता है, फैक्ट्री जिसको हम बोलते हैं। बच्चों अगर ट्रेडिंग कंसर्न है तो हम ये वर्ड यूज करते हैं स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक। द टर्म स्टॉक इज यूज्ड फॉर द ट्रेडिंग कंसर्न्स। लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है उसके लिए हम नॉर्मली क्या टर्म यूज करते हैं? इन्वेंट्री। क्योंकि बच्चों जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है 31 मार्च को एट द एंड ऑफ द ईयर, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में तीन तरह की आइटम हो सकती है। हमने चेक करना है कि आज 31 मार्च को कितना माल बचा हुआ है। तो जब हम बचा हुआ माल संभालेंगे, दैट मे इंक्लूड 3 टाइप्स ऑफ आइटम्स लाइक रॉ मेटेरियल, like work in progress, which is also known as semi finished goods, और एक होता है finished goods। बच्चों मान लीजिए मेरी फैक्ट्री है, आज हमारा अकाउंटिंग ईयर ओवर हो गया 31 मार्च, मैं संभाल रहा हूं कि कितना माल मेरे पास बचा हुआ है। तो जब हम अपना क्लोजिंग स्टॉक संभालेंगे तो हो सकता है कि आज मेरे पास 20,000 का तो रॉ मेटेरियल बचा हुआ है, ठीक है, 50,000 की फिनिश्ड गुड्स जो माल तैयार हो चुका है वो मेरे पास पड़ा है, और 30,000 का माल ऐसा है जो अभी सेमी फिनिश्ड है, वर्क इन प्रोग्रेस, जो अभी बनके तैयार नहीं हुआ। तो टोटल कितना हो गया? 20,000 रॉ मटेरियल, 30,000 सेमी फिनिश्ड गुड्स एंड 50,000 फिनिश्ड गुड्स। टोटल कितना हो गया बच्चों? 1 लाख। इस 1 लाख को हम कलेक्टिवली क्या बोलेंगे? इन्वेंट्री। दिस इज इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, दिस इज इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, दिस इज इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, और टोटल इन्वेंट्री कितना हो गया? 1 लाख। तो बच्चों जो इन्वेंट्री है दिस इज अ वाइडर टर्म देन स्टॉक। मतलब इन्वेंट्री एक वाइडर टर्म है। इन्वेंट्री में तो रॉ मटेरियल भी आता है, सेमी फिनिश्ड गुड्स भी आती है, फिनिश्ड गुड्स भी आती है। तो कंक्लूजन ये है बच्चों, अगर हमारा बिजनेस है ट्रेडिंग का, सिंपली हम सेल परचेज करते हैं, तब तो हम क्या टर्म यूज कर सकते हैं? स्टॉक, राइट। लेकिन अगर हमारा बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग का, तो फिर स्टॉक की बजाय हम नॉर्मली क्या टर्म यूज करते हैं? इन्वेंट्री। इन्वेंट्री इंक्लूड्स इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस एंड इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स। बाकी कोई लंबा चौड़ा डिफरेंस इसमें नहीं है। कई बार हम इन दोनों वर्ड्स को बिल्कुल एक दूसरे की जगह भी यूज कर सकते हैं, कोई खास डिफरेंस नहीं है। बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डेटर्स। मैं पहले दिन से एक वर्ड यूज कर रहा हूं, डेटर्स, क्रेडिटर्स। फर्स्ट चैप्टर में भी मैंने ये टर्म्स यूज की थी। आज मैं आपको मीनिंग बता रहा हूं कि व्हाट डू यू मीन बाय डेटर्स एंड व्हाट डू यू मीन बाय क्रेडिटर्स।
पहले मैंने यहां पे क्या लिखा है बच्चों, डेटर्स। डेटर्स का मतलब है, मान लीजिए मैंने राम को, मिस्टर राम को उधार माल बेचा है, कितने का, 10,000 का। गुड्स सोल्ड टू राम ऑन क्रेडिट वर्थ ₹10,000। तो बच्चों जब तक वो पेमेंट नहीं करता तब तक वो मेरा क्या बन जाएगा, डेटर। जब तक वो पेमेंट नहीं करता, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, महीना, 2 महीना, जब तक मेरे पास पेमेंट नहीं आएगी तब तक वो मेरा क्या रहेगा, डेटर। तो बच्चों डेटर का मतलब है द पर्सन्स और फर्म्स, द पर्सन्स और फर्म्स कौन से, टू whom goods और services have been sold on credit and payment has not been received so far. The persons or firms to whom goods or services have been sold on credit and payment has not been received so far. अभी तक पेमेंट नहीं आई तो उसको हम क्या कहेंगे, डेटर। बच्चों मैंने यहां पे लिखा पर्सन्स और फर्म्स। डेटर कोई पर्सन भी हो सकता है इंडिविजुअल, कोई फर्म भी हो सकती है, समझ रहे हो। मान लीजिए हमने राम को उधार माल दिया तो राम हमारा क्या बन गया, डेटर। मान लीजिए कोई फर्म है, पंजाब नेशनल बैंक है, हमने पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक को उधार माल दिया तो पीएनबी बैंक हमारा क्या बन गया, डेटर। तो डेटर कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई फर्म भी हो सकती है, राइट। एक मैंने यहां पे वर्ड यूज किया है गुड्स और सर्विसेज। बच्चों हम बिजनेस जब करते हैं तो बिजनेस गुड्स का भी होता है, बिजनेस सर्विसेज का भी होता है। हम जो सेल परचेज करते हैं बिजनेस में वो गुड्स की भी हो सकती है और सर्विसेज की भी। फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है, सोचिए। छोटा सा डिफरेंस है, गुड्स आर टेंजिबल which can be seen, which can be touched, and services are intangible which cannot be seen, which cannot be touched. अब मार्केट से बुक्स लेके आते हो, टेंजिबल है, गाड़ी खरीदते हो, फैन खरीदते हो, एसी खरीदते हो, फ्रिज खरीदते हो, पेन खरीदते हो, ये सब गुड्स है विच आर टेंजिबल। सर्विसेज में क्या आएगा बच्चों, आपके मोबाइल में जियो कंपनी का कनेक्शन है, बीएसएनएल, जियो, एयरटेल, ये कंपनी हमें क्या प्रोवाइड कर रही है, सर्विसेज, नॉट गुड्स, सर्विसेज। ऐसे ही एयर इंडिया, रेलवे डिपार्टमेंट, हरियाणा रोडवेज, ये हमें क्या प्रोवाइड करती हैं, सर्विसेज। तो बच्चों बिजनेस गुड्स का भी होता है और बिजनेस किसका होता है, सर्विसेज का भी। तो डेटर्स का मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा, द पर्सन्स और फर्म्स टू whom गुड्स और सर्विसेज हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट, उधार माल हमने बेचा है, एंड पेमेंट हैज नॉट बीन रिसीव्ड सो फार, जब तक पेमेंट नहीं आती तब तक वो हमारा क्या रहेगा, डेटर। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं बच्चों, ये राम हमारा डेटर है। अब ये बताओ कि जब हम अपनी बैलेंस शीट बनाएंगे, मैंने आपको कहा था कि बैलेंस शीट में 2 साइड्स, एसेट्स एंड लायबिलिटी। आपको क्या लगता है डेटर एसेट्स में आने चाहिए कि लायबिलिटी में, सोचिए इसको क्या ट्रीट करें, एसेट या लायबिलिटी। बच्चों डेटर्स एसेट है हमारी। एसेट क्यों है, क्योंकि हमने पैसे लेनी है, द अमाउंट इज टू बी रिसीव्ड, हमने रुपया लेना है, तो डेटर को हम क्या ट्रीट करेंगे, एसेट। एक क्वेश्चन और है कि एसेट्स मैंने बताया था आपको 2 टाइप्स, करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स। सोचिए डेटर कौन सी एसेट है, करंट एसेट है या नॉन करंट एसेट्स है, ये टॉपिक मैंने करवाया था आपको। डेटर इज करंट एसेट और नॉन करंट एसेट, मीनिंग पता होगा आपको दोनों का। तो डेटर कैसी एसेट है, करंट एसेट, राइट। अब बात करते हैं यहाँ के क्रेडिटर्स की। क्रेडिटर्स डेटर्स के बिल्कुल अपोजिट है। अपोजिट का मतलब है कि अगर हमने अपनी फर्म में गुड्स खरीदी है, हमने माल खरीदा है, उधार माल खरीदा है, मान लीजिए एग्जाम्पल देके आपको बताता हूं, ये है मिस्टर ए, हमने इससे उधार माल खरीदा, कितने का, 5,000 का। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मिस्टर ए ऑन क्रेडिट वर्थ ₹5,000। तो बच्चों जब तक हम उसकी पेमेंट नहीं करते
पेमेंट तो हमें करनी पड़ेगी आज नहीं तो कल। जब तक हम उसकी पेमेंट नहीं करते वो हमारे लिए क्या बन गया? क्रेडिटर। क्रेडिटर द पर्सन्स और फर्म्स फ्रॉम whom goods or services have been purchased on credit and payment has not been made so far. The persons or firms from whom goods or services have been purchased on credit, उधार माल हमने खरीदा है, and payment has not been made so far, और अभी तक पेमेंट नहीं करी, तो वो हमारे लिए क्या बन गया? क्रेडिटर। ठीक है। अब फिर एक क्वेश्चन आपके लिए कि बैलेंस शीट जब हम बनाएंगे तो क्रेडिटर्स को किस साइड शो करेंगे? डेटर्स में ट्रीट करें इसको, लाइबिलिटी में, सॉरी एसेट्स में ट्रीट करें या लाइबिलिटी में? क्रेडिटर इज एसेट और लाइबिलिटी। सोचिए बच्चों, ये लाइबिलिटी है, ये बात पहले भी डिस्कस हुई थी। क्रेडिटर्स आर ट्रीटेड एज लाइबिलिटी। रीजन सिंपल है, बिकॉज अमाउंट इज टू बी पेड, पेमेंट करनी है हमने, ये हमारे सिर पे बोझ है जब तक हम पेमेंट नहीं करते। और लायबिलिटी में भी अगर मैं आपसे पूछूं करंट लायबिलिटी है या नॉन करंट, तो आप क्या कहोगे? करंट लायबिलिटी, राइट। तो बच्चों ये था डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। डेटर्स आर ट्रीटेड एज एसेट, करंट एसेट, एंड क्रेडिटर्स आर ट्रीटेड एज लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। ठीक है। बच्चों डेटर्स का मीनिंग हो गया, क्रेडिटर्स का मीनिंग हो गया। अब एक टॉपिक मैं करवा रहा हूं आपको, बीआर एंड बीपी। बीआर बिल्स रिसीवेबल और बीपी का मतलब है बिल्स पेबल। ठीक है। तो बीआर और बीपी का मीनिंग समझने के लिए मैं आपको पहले बता रहा हूं बिल ऑफ एक्सचेंज। बच्चों हमारी अकाउंटेंसी में एक चैप्टर भी आगे आएगा, बिल ऑफ एक्सचेंज, जो कि आगे हमने डिस्कस करना है। तो डिटेल तो आपके साथ वहीं डिस्कस करेंगे, फिलहाल मैं आपको ब्रीफ में बता रहा हूं कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, व्हाट इज बीआर एंड व्हाट इज बीपी। ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज का क्या मतलब है? देखिए, एक्स वाई सेलर बायर 10,000 1 अप्रैल 2019। देखिए बच्चों के एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। एक्स सेल्स गुड्स टू वाई वर्थ ₹10,000 ऑन क्रेडिट ऑन 1 अप्रैल 2019। सेलर कौन है? एक्स, बायर कौन है? वाई। कितने का माल दिया है? 10,000, और वो भी उधार बेचा है। ठीक है। अब ये जो बायर है वाई, बायर कहता है कि आई विल मेक द पेमेंट आफ्टर 3 months, कि जी पेमेंट मैं कर दूंगा और 3 महीने के बाद करूंगा। लेकिन एक्स को डर लग रहा है, और डर भी सच्चा है कि कह तो वो रहा है पता नहीं वो पेमेंट करेगा या नहीं करेगा। तो एक्स उससे एक रिटर्न अंडरटेकिंग लेना चाहेगा। एक्स चाहेगा कि वाई ये जो बात कह रहा है वो लिख कर दे दे रिटर्न में, स्टैम्प पेपर के ऊपर। तो एक्स क्या करेगा? एक्स एक डॉक्यूमेंट तैयार करेगा स्टैम्प पेपर पे, उसमें वो सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखेगा। क्या लिखेगा? कि जी कितने का माल दिया है, कब बेचा है, किसको बेचा है, और कितने टाइम पीरियड के बाद वो पेमेंट करेगा, 3 months। ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस आर मेंशन्ड इन दैट डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट किसने तैयार किया है? एक्स ने। अब एक्स क्या करेगा? उस डॉक्यूमेंट को तैयार करके वाई के पास भेजेगा कि भैया इसके ऊपर साइन करो और इसे एक्सेप्ट करो। वाई क्या करेगा? वाई उसके ऊपर साइन करेगा और एक्सेप्ट कर लेगा कि यस मुझे एक्सेप्ट है। साइन करके एक्सेप्ट करके वो डॉक्यूमेंट वापस एक्स को दे देगा। ठीक है बच्चों। तो वो जो रिटर्न डॉक्यूमेंट तैयार हो गया है, वो जो रिटर्न अंडरटेकिंग तैयार हो गई है, समझ रहे हो बच्चों? हमने लिखवा लिया स्टैम्प पेपर के ऊपर, लिखा एक्स ने और वाई ने उसके ऊपर साइन करके उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो वो जो रिटर्न अंडरटेकिंग तैयार हो गई है, वो जो रिटर्न डॉक्यूमेंट तैयार हो गया है, लीगल डॉक्यूमेंट तैयार हो गया है, अकाउंटेंसी में उस रिटर्न अंडरटेकिंग को क्या कहते हैं? बिल ऑफ एक्सचेंज, जो कि चैप्टर हम आगे डिटेल में करेंगे।
दिस इज बिल ऑफ एक्सचेंज। बच्चों ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है, ये बिल ऑफ एक्सचेंज एक्स के लिए तो क्या होएगा, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल बी आर। एक्स के लिए बी आर क्यों है, क्योंकि ही इज टू रिसीव द अमाउंट। वो 10,000 किसको मिलेंगे 3 महीने बाद, किसने लेने हैं, एक्स ने लेने हैं, तो बिल एक्स के लिए क्या हो गया, बिल्स रिसीवेबल। एंड द सेम बिल इज बिल्स पेबल फॉर द बायर। वही बिल बायर के लिए वाई के लिए क्या हो गया, बिल्स पेबल, बिकॉज ही इज टू पे द अमाउंट। बिल में जो उस रिटर्न अंडरटेकिंग में 10,000 लिखे हुए हैं वो लेने किसने, एक्स ने, और पे किसने करने हैं, वाई ने। तो वही बिल एक पार्टी के लिए बिल्स रिसीवेबल है और वही बिल दूसरी पार्टी के लिए क्या है, बिल्स पेबल। बच्चों बिल्स रिसीवेबल इसको एब्रीवेटेड फॉर्म में हम कहते हैं बी आर, ठीक है, और बिल्स पेबल इसको एब्रीवेटेड फॉर्म में क्या कहेंगे, बीपी। बीपी ब्लड प्रेशर नहीं, बिल्स पेबल, ठीक है। अब देखिए मैंने मीनिंग यहां पर लिखा है बी आर एंड बीपी। बी आर का मतलब क्या है बच्चों, हमने किसी को उधार माल दिया, जैसे कि मिस्टर अनिल, मैंने इसे उधार माल दिया, कितने रुपए का उधार माल दिया, 5,000। गुड्स सोल्ड टू अनिल ऑन क्रेडिट वर्थ ₹5,000। अनिल मेरा क्या बन गया, डेटर। अभी मैंने डिस्कस किया था, अनिल मेरा क्या बन गया, डेटर। अब अगर मैं उस अनिल से, डेटर से रिटर्न अंडरटेकिंग ले लेता हूं, रिटर्न एक्सेप्टेंस ले लेता हूं, तो वही डेटर मेरे लिए क्या बन जाएगा, बी आर, बिल्स रिसीवेबल। डेटर खत्म हो जाएगा और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बी आर में। बी आर का मतलब क्या है, रिटर्न एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। रिटर्न एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। अगर किसी डेटर से रिटर्न एक्सेप्टेंस मिल जाती है फिर उसको डेटर नहीं कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, बिल्स रिसीवेबल। ऐसे ही बच्चों बिल्स पेबल है, बीपी। बिजनेस में हम क्या करते हैं, रिटर्न एक्सेप्टेंस लेते भी हैं और रिटर्न एक्सेप्टेंस देते भी हैं। कई बार हम दूसरे से एक्सेप्ट करवाते हैं और कई बार हमें खुद भी एक्सेप्ट करना पड़ता है, क्योंकि क्रेडिट सेल भी होती है, क्रेडिट परचेज भी होती है। तो मान लीजिए मिस्टर मोहन, इससे हमने 2,000 का उधार माल खरीदा है। गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट वर्थ ₹2,000। तो मोहन हमारा क्या बन गया, क्रेडिटर, ठीक है। अब मान लीजिए मोहन हमसे रिटर्न एक्सेप्टेंस ले लेता है स्टैम्प पेपर के ऊपर, तो फिर उसे क्रेडिटर नहीं कहेंगे, फिर उसको क्या कहेंगे, बिल्स पेबल। बिल्स पेबल का मतलब क्या है, रिटर्न एक्सेप्टेंस गिवन टू क्रेडिटर। समझ रहे हो बच्चों, ज्यादा डिटेल में अभी हम नहीं करेंगे, वो चैप्टर जब आएगा तब डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो केवल मीनिंग के ऊपर ध्यान देना है। डेटर से हम रिटर्न एक्सेप्टेंस लेते हैं तो उसको फिर डेटर नहीं बोल के क्या बोलेंगे, बी आर। और क्रेडिटर्स को हम रिटर्न एक्सेप्टेंस देते हैं, और अगर किसी क्रेडिटर को हमने रिटर्न एक्सेप्टेंस दी है तो फिर वो क्रेडिटर नहीं है, वो क्या बन गया, बीपी, बिल्स पेबल। तो ये होता है बच्चों बी आर एंड बीपी, राइट। एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, ये जो बी आर है, बिल्स रिसीवेबल, इसको क्या ट्रीट करें, एसेट या लायबिलिटी? बी आर इज ट्रीटेड एज एसेट और लायबिलिटी। सोचिए क्या ट्रीट करेंगे, एसेट, क्योंकि हमने पैसा लेना है, और बिल्स पेबल को क्या ट्रीट करेंगे, लायबिलिटी, क्योंकि पैसा देना है। जब हम अपनी बैलेंस शीट बनाते हैं 31 मार्च को, तो बच्चों दो साइड है, एसेट और लायबिलिटी। डेटर्स कहां पर दिखाएंगे, एसेट साइड, और बिल्स रिसीवेबल भी कहां पर दिखाएंगे, एसेट साइड, दोनों ही एसेट है। मान लीजिए डेटर्स है 40,000, बी आर है 10,000, दोनों हमारी एसेट है। इनको भी हमने उधार माल दिया है, इनको भी हमने उधार माल दिया है, इनसे भी हमने पेमेंट लेनी है, इनसे भी हमने पेमेंट लेनी है। तो ये भी करंट एसेट है, ये भी करंट एसेट है,
अब देखिए बच्चों, हमने टोटल मार्केट में कितना रुपया लेना है, टोटल हाउ मच अमाउंट इज टू बी रिसीव, 40 प्लस 10 टोटल कितना हो गया 50,000। बच्चों इस 50,000 को क्या कहेंगे, ट्रेड रिसीवेबल, लिखा हुआ है बोर्ड पर। नेक्स्ट पॉइंट है ये ट्रेड रिसीवेबल्स, नाम से ही क्लियर है, रिसीवेबल विच इज टू बी रिसीव। ट्रेड का मतलब होता है सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या हुआ, अमाउंट रिसीवेबल, जो पैसा हमने लोगों से लेना है, क्यों लेना है, ड्यू टू क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अमाउंट रिसीवेबल ड्यू टू क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो 40 प्लस 10 टोटल कितना हो गया 50, इसको कहेंगे ट्रेड रिसीवेबल। बच्चों याद रखना, ट्रेड रिसीवेबल इंक्लूड बोथ डेटर्स एज वेल एज बीआर, मतलब इन दोनों को कलेक्टिवली हम क्या बोलेंगे, ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल में डेटर भी आ गए और बीआर भी आ गए, ठीक है। आगे देखिए, क्रेडिटर्स को कहां पे शो करते हैं, लायबिलिटी साइड, सपोज 20,000, और बिल्स पेबल को भी कहां पर शो करेंगे, लायबिलिटी साइड, सपोज 5,000। बच्चों ये भी लायबिलिटी है, ये भी लायबिलिटी है, इनसे भी हमने उधार मान लिया है, इनसे भी हमने उधार मान लिया है, बोथ आर लायबिलिटी, बोथ आर करंट लायबिलिटी। टोटल कितनी पेमेंट हमने करनी है, देखिए 20 प्लस 5 कितना हो गया 25,000। इनको हम कलेक्टिवली क्या बोलेंगे, ट्रेड पेबल्स, 25,000 ट्रेड पेबल्स, नाम से ही क्लियर है। ट्रेड पेबल्स का मतलब है अमाउंट पेबल ड्यू टू क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अमाउंट पेबल ड्यू टू क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो पैसा हमने देना है। तो ट्रेड पेबल इंक्लूड्स बोथ क्रेडिटर्स एज वेल एज बीपी। बच्चों समझ गए होंगे, डेटर्स प्लस बीआर ट्रेड रिसीवेबल्स, क्रेडिटर्स प्लस बीपी ट्रेड पेबल्स। तो देखो आज क्या क्या आइटम हमने डिस्कस कर ली, डेटर्स हो गया, क्रेडिटर्स के बारे में हो गया, बीआर, बीपी, ट्रेड रिसीवेबल्स एंड ट्रेड पेबल्स। तो बच्चों आज के लेक्चर में यहीं तक, बाकी आइटम्स हम डिस्कस करेंगे कल। थैंक यू वेरी मच।